नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में बात करेंगे देश भर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले शुरुआत बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 6 मार्च को भिंड के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम के दौरे से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री 6 मार्च को सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से भिंड आएंगे और कार्यक्रम स्थल से ही प्रधानमंत्री मोदी के महिला स्व सहायता समूह कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। इसके अलावा सीएम कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही कार्यक्रम स्थल से इंदिरा गांधी चौराहे पर रोड शो भी करेंगे। जो सदस्य इनका सम्मेलन भी कल स्टेडियम ग्राउंड पर रहेगा। प्रथम आगमन है पदभार ग्रहण करने के पश्चात और इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई है। उनका जो मुख्य कार्यक्रम रहेगा वो स्टेडियम में रहेगा। उसके पूर्व इंदिरा गांधी चौराहे से स्टेडियम तक उनका रोड शो रहेगा। रोड शो के उपरांत कार्यक्रम में आने पर उनके द्वारा 80 लाख से अधिक किसानों को 1816 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक से उनके खाते में अंतरित की जाएगी। यह किसान सम्मान निधि की किस्त होगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने इस बार रिकॉर्ड गति से खरीफ 2023 में हुई क्षति का सेटलमेंट कर दिया है और इस अकाउंट में भी करीब 25 लाख से अधिक किसानों को 755 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा एमपी के उज्जैन पहुंची, जहां उन्होंने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। राहुल के साथ कमलनाथ समेत अन्य कांग्रेसी नेता भी यहां मौजूद रहे। इस दौरान मंदिर में मौजूद कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में है और इस दौरान राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देवास जिले में पहुंची है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा, देवास शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे। इसके साथ ही प्रेस वार्ता में भी सभी नेता मौजूद रहे और अपनी बात भी सबके सामने रखी। पिछले 10 साल में सामाजिक न्याय की भी है, चाहे उसके आगे आज मोदी परिवार की सियासत अब सोशल मीडिया से पोस्टर्स पर आ गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने बंगले के सामने पोस्टर लगाते हुए लिखा कि मैं हूं मोदी का परिवार। बता दें कि लालू यादव ने मोदी के परिवार को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा था कि पूरा देश मेरा परिवार है। उसके बाद से बीजेपी के देश भर के नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे मोदी परिवार लिख दिया। ये कोट सोशल मीडिया पे काफ़ी पढ़ने को मिल रहा है। तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने इस कोट को अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाला है, लेकिन अब सोशल मीडिया से निकलकर ये जो कोट है ये अब हमें पोस्टर्स में देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, उनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया, जिसके अंदर साफ तौर पर लिखा है कि मैं हूँ मोदी परिवार। तमाम पिक्चर्स जो है उसका भी उल्लेख किया गया, किस तरह से सेना के साथ, स्वच्छता कर्मियों के साथ, छात्रों के साथ, तमाम लोगों के साथ मोदी जी की तस्वीर जो है वो भी लगी हुई नजर आती है। रामेश्वर शर्मा जी इनसे बातचीत करेंगे। सर, लालू यादव कह रहे थे कि कहाँ है मोदी जी का परिवार, आप सभी ने बताया कि आप है मोदी जी का परिवार। नहीं, पूरा हिंदुस्तान मोदी जी का परिवार है, क्योंकि मोदी जी को पूरा हिंदुस्तान प्यार करता है और मोदी पूरे हिंदुस्तान को प्यार करते हैं। जिनका जीवन इस देश के लिए है, जिनने देश के लिए जीने और मरने का संकल्प लिया है। जब दीपावली और रक्षाबंधन होता है तो वो सेना के बीच में होते हैं, सीमा पर खड़े होते हैं, सैनिक जवानों के साथ होते हैं। जब गरीब किसान की जरूरत होती है तो उसके सम्मान के लिए वो निधि डालते हैं। जब कोई बीमार हो जाता तो उसको 5 लाख रुपए तक के इलाज
इलाज की निधि देते हैं, बेटा बेटियों की पूर्ण सुरक्षा करते हैं, और जो स्वच्छता कर्मी हैं उनके पैर भी धोते हैं। क्या भारत के किसी प्रधानमंत्री ने आज तक किया? अगर ये प्रेम अगर परिवार से नहीं होता तो कोई कर सकता था? इसलिए मोदी जी ने भारत को अपना परिवार माना है और भारत ने मोदी जी को अपने परिवार का बेटा माना है। इसलिए वहाँ की जो लोग हैं वो व्यक्तिगत जिंदगी अपने अपने परिवारों के लिए जीते हैं, और मोदी जी भारत के लिए जीते हैं और भारत के लिए। व्यक्तिगत जो राजनीति की आप बात कर रहे हैं, क्या मानते हैं परिवारवाद के भी आरोप लगते हैं, ऐसे में आप कह रहे हैं मोदी जी जो है वो पूरा देश उनका परिवार है? भाई मोदी जी का पूरा देश परिवार है। मोदी जी किसी की बेटा बेटी के लिए नहीं, मेरे मोदी जी के सबके बेटा बेटी बराबर हैं। इसलिए जब बेटा बेटी की परीक्षा होती है तो मोदी जी उनके बीच में भी जाते हैं कि हंसते रहो, मस्ती से पढ़ो और अच्छे परीक्षा दो, टेंशन मत लो। ये परिवार का गार्जियन नहीं समझा सकता है। और एक वो हैं जो पत्नी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, पत्नी हटे तो बेटे को बना देते हैं, फिर बेटा बुआ भतीजे को ढूंढती है। ये उनके दल के सोच है, और मोदी जी का सोच ये संपूर्ण राष्ट्र को अपना परिवार मानना है। तो देख सकते हैं कि जहां पर हमें देखने को मिलता है कि मैं हूं मोदी परिवार, ये सोशल मीडिया पर तो काफ़ी कोट फेमस हो रहा था, लेकिन अब रामेश्वर शर्मा के द्वारा पोस्टर लगाया गया, साफ तौर पर कह रहे हैं कि लगातार मोदी जी ने जनता को जहां पर अपना परिवार माना है और वही उनके लिए लगातार काम करते रहे, उनके गार्डियन के रूप में हमेशा काम करते हैं और वो हम सभी उनका परिवार है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दीपक श्रीवास्तव, TV27 न्यूज़, भोपाल। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव में सीएम विष्णुदेव साय सहित वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने बताया कि कॉन्क्लेव का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के श्रेष्ठ अनुभवों तथा सफल प्रयासों की जानकारी प्राप्त करना है, जिसके लिए हमें बड़ी कार्य योजना तैयार करनी होगी। हमारे मंत्री जी कुछ देरी तक आप लोगों के बीच में रहेंगे, बाद में उनको भी हमारे साथ बस्तर के दौरे में जाना है, और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए ये कॉन्क्लेव सफल हो और इसका सार्थक परिणाम हमारे छत्तीसगढ़ को, हमारे देश को मिले। इसमें जो अन्य टोलियों के जो अच्छे प्रयास हैं उस पर भी यहाँ पर विचार होगा, और उसका अनुसरण हमारा ये छत्तीसगढ़, हमारा ये विभाग करेगा, और उसमें कहीं ना कहीं हम सब लोग सहयोगी बनेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस पर बहुत चिंतित रहते हैं और कई तरह का उपाय उनके द्वारा भी हो रहा है। अभी समय नहीं हो सब बताने का, आप सब लोग जानते भी हैं, इसलिए मैं और ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए फिर से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कि ये कॉन्क्लेव सफल हो, और जिस चिंता के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं उसमें मतलब हम लोग को सफलता मिले, और हमारा वन विभाग आगे भी प्रयास करता रहेगा। मैं सभी विशेषज्ञों को और जो यूके से आए हैं अतिथि, उन सबको फिर से एक बार स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय। और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, जहां कांग्रेस एक तरफ केंद्र से लेकर राज्य तक अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रही है, वहीं अंतागढ़ के पूर्व विधायक मंतूराम पवरा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बिलासपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान की अगुवाई में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने बीजेपी में वो शामिल हुए। वहीं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस आज डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे जनता से दूर जा चुकी है, इसलिए इस पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस अवसर पर बहुत लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए हैं, सभी का स्वागत है। कांग्रेस आज डूबती हुई जहाज है। कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे करके जनता से दूर जा चुकी है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो भी राष्ट्र हित में, छत्तीसगढ़ के हित में भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, उनका स्वागत। और ऐसे अवसर में आज बहुत लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किए हैं, जिसमें बिलासपुर जिला पंचायत
के अध्यक्ष भी हैं, 2-3 और जिला पंचायत के सदस्य हैं, मंतूराम पवार जो पूर्व विधायक हैं वो भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और ऐसे बहुत से लोग आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। बस्तर विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आज के दीक्षांत समारोह में जिन विद्यार्थियों को उपाधियों से सम्मानित किया जा रहा है उन्हें मैं बधाई देता हूं, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बस्तर अंचल में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे बताया गया है कि अब तक इस विश्वविद्यालय से 41,119 डिग्री प्रदान की जा चुकी है। हम ऐसी आशा करते हैं कि यहाँ से निकले सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र छात्रा बस्तर के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इधर भीमताल में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई। इसी के साथ केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें बीजेपी से जोड़ने के लिए मंथन किया गया। लोकसभा चुनाव का टिकट फाइनल होने के बाद सांसद अजय टमटा पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और गाजे बाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। चौथी बार लोकसभा टिकट मिलने पर अजय टमटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। सांसद अजय टमटा ने कहा, सामान्य परिवार से होने के बाद भी लोकसभा जाने का अवसर मिला है। आगामी चुनाव में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और पूरे विश्व के सर्वोच्च नेतृत्व के रूप में हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भट्ट जी समेत पूरे मेरी लोकसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जिन्होंने मुझे लोकसभा और विधानसभाओं में जाने का अवसर दिया, ऐसी देवतुल्य लोकतंत्र की हमारी जनमानस जनता, उनका मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और प्रणाम भी करता हूं। एक सामान्य जीवन से जी करके, सामान्य परिवार में रह करके पंचायतों में, विधानसभाओं में और लोकसभा के सर्वोच्च मंदिर में जाने का अवसर मुझे मेरे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत की जनता ने दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के पूर्व जिलाधिकारी पर लगाए गए करीब 50 करोड़ के जुर्माने को माफ कर देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता नैनीताल के रहने वाले भुवन पोखरिया ने याचिका दायर कर कहा कि साल 2016-17 में नैनीताल के तत्कालीन जिलाधिकारी ने कई स्टोन क्रशर्स का अवैध खनन और भंडारण का जुर्माना करीब 50 करोड़ रुपए माफ कर दिया था। जिलाधिकारी ने उन्हीं स्टोन क्रशरों का जुर्माना माफ किया जिनका जुर्माना करोड़ों में था और जिनका जुर्माना कम था उनका माफ नहीं किया। देखिए, वर्ष 2016-17 में अवैध खनन, अवैध भंडारण और अवैध स्टोन क्रशरों के भंडारण और उनके द्वारा जो अवैध खनन, भंडारण या इन सब चीज़ों पर जो आरोपी जुर्माना था, तो 2016-17 में तत्कालीन जिलाधिकारी के द्वारा
आरोपित जो धनराशि थी लगभग अलग अलग में, जैसे 7 करोड़ 42 लाख, 3 करोड़ 44 लाख, 2 करोड़ 95 लाख, ऐसे जो बड़े बड़े अमाउंट थे, तो 9 महीने के कार्यकाल में तत्कालीन जिलाधिकारी ने 9 महीने के कार्यकाल में लगभग 50 करोड़ रुपया इस तरीके से माफ़ कर दिया। खनन का, अवैध खनन, भंडारण, स्टोन के सर पर जुर्माना, तमाम सारे जो खनन पर जितने भी जुर्माने हैं। तो मेरे द्वारा आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई औद्योगिक विकास विभाग से कि भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या ऐसी कोई पावर है कि वो जुर्माने को जीरो कर सकते हैं। ये भयंकर राजस्व लॉस की श्रेणी का मामला था। तो जो लोक प्राधिकार, जो मुझे सूचना प्राप्त हुई औद्योगिक विभाग से, बड़ी हैरानी वाली बात है, उसमें लिखा है कि जिलाधिकारी को या किसी को भी ऐसी कोई पावर नहीं है और ऐसा लोक प्राधिकार में कोई नियम ही धारित नहीं है। यानी कि जुर्माने को माफ़ करने का, जीरो करने का कलेक्टर को कोई भी अधिकार या किसी तरह का कोई भी लोक प्राधिकार में नियम ही नहीं है, ऐसा आरटीआई में खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में आज 4 नए मंत्रियों को जगह मिली। सुभाषपा नेता ओपी राजभर, रालोद नेता अनिल कुमार, बीजेपी नेता दारा सिंह चौहान और सुनील कुमार शर्मा को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई, जिसके बाद सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर नए मंत्रियों को बधाई दी। इसके साथ ही सीएम ने लिखा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि सभी मंत्री मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारते हुए विकसित उत्तर प्रदेश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है। सीएम ने बारिश से हुए नुकसान से किसानों को उबरने के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। 23 करोड़ की धनराशि को सीएम द्वारा मंजूर किया गया है। और दिल्ली एनसीआर में साइबर ठगी की घटनाएं रोज सामने आ रही हैं, जहां साइबर ठग हर रोज एक नए तरीके से ठगी को अंजाम दे रहे हैं। ठगी के नए तरीके खबरों की सुर्खियां बन रहे हैं, फिर भी लोग बहुत ही आसानी से साइबर ठगी का शिकार बन जाते हैं। एक पल में लाखों रुपए गंवा देते हैं। इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी डॉक्टर बी जमा ने गाजियाबाद में तैनात साइबर एक्सपर्ट एडिशनल डीसीपी क्राइम सच्चिदानंद से बात की। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा। पुलिस ने राह चलते बदमाशों पर शिकंजा कसा तो बदमाशों ने अपनी चाल बदल दी। अब बदमाश साइबर क्राइम की तरफ मुड़ गए हैं। साइबर क्राइम एक ऐसा वर्ड छोटा है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान बड़े हैं। लोग थोड़ी सी देर में अपने लाखों करोड़ों रुपए गंवा दे रहे हैं। किस तरीके से साइबर क्रिमिनल्स लोगों को अपने चंगुल में फंसाते हैं और उनसे कैसे बचा जाए, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडिशनल डीसीपी क्राइम सच्चिदानंद जी। आजकल किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है साइबर क्राइम में? देखिए, अगर देखा जाए पिछले 1 साल का ट्रेंड, तो यहाँ पे कई तरह के अपराध, साइबर अपराध हो रहे हैं। जैसे क्या होता है कि कभी किसी को कोई ऐसी सर्विस चाहिए कि मेरा फ्रिज ख़राब है या एसी ख़राब है, तो कई बार लोग गूगल पे जाते हैं, कस्टमर केयर का नंबर खोजते हैं। वहाँ साइबर फ्रॉडस्टर्स ने क्या कर रखा है, अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर पेश कर रखा है, और जब वो 18 डिजिट का जो कस्टमर केयर नंबर होता है उस पर ना कॉल करके वो मोबाइल नंबर को सोचते हैं सुविधाजनक, उस पर कॉल करते हैं। उस पर क्या होता है कि मोबाइल नंबर फ़ोन जो ही करते हैं तो उधर से गैंगस्टर जो फ़ोन नहीं उठाता है, फिर दूसरे फ़ोन से कॉल आती है जिसको ज़रूरत है सर्विस की। फिर वो कहता है कि ये मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, इस पर आप क्लिक करके 100 रुपये का जो भी सर्विस चार्ज है पहले पेमेंट करिए, ताकि मैं यहाँ से आपकी सर्विस के लिए मैं भेजूँ। और जो लिंक भेजता है वो पेमेंट गेटवे से फर्जी लिंक जनरेट होता है, और जिसको क्लिक करने के बाद से जो अपने 100 रुपये पेमेंट करने के लिए जो बैंक डिटेल भरता है, उसका जो है वो स्क्रीन पे जो है सारा देखता है। उसके बाद देखने के बाद से अकाउंट से पैसे खाली होने शुरू हो जाते हैं। इस तरह के जो भी अननोन लिंक आते हैं, इस पर कभी भी जो है बिना वेरीफाई किए क्लिक ना करें, और गूगल कस्टमर केयर पे नंबर जो भी 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है उसका प्रयोग कदापि ना करें। यानी सर्विस प्रोवाइडर पर खास ध्यान रखा जाए। तो सर्विस प्रोवाइड अगर आदमी कहीं से कोई सर्विस ले रहा है, अब उसको कैसे क्रॉस वेरीफाई करे? वो जो उस पर 10 डिजिट का नंबर, कस्टमर केयर का नंबर कभी भी 10 डिजिट का नंबर नहीं होगा, वो 18 डिजिट का नंबर होता है। तो कोशिश करें कि उसके 18 डिजिट पे नंबर मिलाएं, और अगर नहीं तो फिर संबंधित जहां जो भी सर्विस आपको लेना है संबंधित दुकानदार से संपर्क करके करें। इसके अलावा जो है इस समय गाज़ियाबाद में काफ़ी अपराध टेलीग्राम के हो रहे हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन साइबर कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं,
और अगर साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड इस तरह का कोई ऐसा होता है तो उसमें 1930 पे भी आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। एक आजकल नया एक कॉन्सेप्ट आ गया है, एक नया जो है वर्ड आया है, डिजिटल अरेस्टिंग। ये क्या है? डिजिटल अरेस्टी में जैसे अभी एक केस यहाँ पे जो आया हुआ था, जो ऑलरेडी एक महिला अधिकारी है और उसको ये आता है कि आपका जो है एक पार्सल है जिसमें कुछ आपत्तिजनक ड्रग और कुछ फर्जी पासपोर्ट और आईडी कार्ड वगैरह है, जिसका पेमेंट जो है 99,000 रुपये किसी क्रेडिट कार्ड से किया गया है। तो महिला ने बिना किसी चीज़ को वेरीफाई किए उस चीज़ से वो घबरा गई और उसके बाद से उस साइबर फ्रॉडस्टर ने उस कॉल को कहा कि मैं इसको मुंबई के नारकोटिक सेल से कनेक्ट कर रहा हूँ, और वो दूसरा साइबर फ्रॉडस्टर से कनेक्ट किया जिसमें उन लोगों ने पीछे बैकग्राउंड में मुंबई नारकोटिक सेल का बोर्ड लगा रखा था, पुलिस की वर्दी थी। तो महिला जो है उसके बाद उसको कहते हैं कि स्काइप से आप कनेक्ट होइए। तो महिला को जब इस तरह की कंप्लेन आई या शिकायत हुई या कोई धमका रहा है तो उसको तत्काल संबंधित साइबर थाने पे या साइबर सेल को कंप्लेन करनी चाहिए थी। महिला बिना किसी के संपर्क के जो है वो स्काइप से जुड़ी रही और अपने खाते के बैंक में उसके खाते थे, उसकी डिटेल वो शेयर करती रही और साइबर फ्रॉडस्टर ने इस तरह उसके साथ जो है 56 लाख का फ्रॉड किया, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और मेरी टीम लगी हुई है। जल्दी इस केस का भी हम लोग अनावरण करेंगे। साफ है कि साइबर क्रिमिनल्स छद्म रूप धर करके किसी भी तरीके से आपको डरा कर, धमका कर, फुसला कर या लालच दिखाकर ठग सकते हैं। ऐसे में सचेत रहें, तभी आप सुरक्षित रहेंगे और आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। डॉक्टर बी जमा, गाजियाबाद, न्यूज़ 27। और इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके यूपी सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी ने यूपी में हाल ही में हुए पेपर लीक मामले में सरकार को घेरा है और राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पेपर लीक यूपी ही नहीं देश भर के युवाओं के लिए अभिशाप है। पिछले 7 वर्षों में 70 से ज्यादा पेपर लीक, 2 करोड़ से ज्यादा छात्रों का सपना टूटा। बच्चों पर परीक्षा का तनाव कम करने के लिए बोर्ड परीक्षाएं अब साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी, जिससे पाठ्यक्रम का बोझ हल्का होगा और बच्चों को पढ़ने से तनाव नहीं होगा। इस नई प्रणाली को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वीके गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया कि बच्चों का तनाव कम किया जाए। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा था, जिस पर शासन ने आदेश जारी करते हुए बोर्ड की 2 परीक्षाओं को साल में 2 बार आयोजित करने का निर्णय लिया। इसी के तहत पहली परीक्षा मार्च में और दूसरी जून जुलाई में आयोजित की जाएगी। तो आपको बता दें कि अब बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित होंगी। ये ऐसा इसलिए ताकि बच्चों का तनाव कम किया जा सके और बच्चे पढ़ाई का बोझ लेने के बजाय पढ़ाई करके कुछ सीख सकें और परीक्षा में बेहतर कर सकें। दरअसल बच्चों के तनाव को कम करने को लेकर नई शिक्षा नीति 2020 में सबसे ज्यादा जोर दिया गया था और इसी के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा था। इस पर शासन ने आदेश जारी करते हुए बोर्ड की 2 परीक्षाओं को साल में 2 बार आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत पहली परीक्षा अब मार्च के महीने में होगी, तो वहीं दूसरी परीक्षा जून जुलाई में आयोजित की जाएगी। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि बच्चों का स्ट्रेस कम किया जाए और बच्चों के स्ट्रेस कम करने के लिए उसमें ये दिया गया है कि
10वीं और 12वीं में 2 परीक्षाएं आयोजित की जाएं। उसी को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा था, जिसमें शासन ने आदेश जारी कर दिया है कि 10वीं और 12वीं की 2 परीक्षाएं होंगी। पहली परीक्षा मार्च में और दूसरी परीक्षा जून जुलाई में आयोजित की जाएंगी। तो अब बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने के लिए तैयारी कर रहे बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। अब बोर्ड की परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित होंगी, यानी आपको 2 बार मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा को साबित करने का और बेहतर प्रदर्शन करने का। पहली परीक्षा मार्च में आयोजित की जाएगी, तो वहीं दूसरी परीक्षा जून जुलाई के महीने में आयोजित की जाएगी। ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 में लगातार जोर दिया जा रहा था बच्चों के तनाव को कम करने पर, और इसी के तहत सुझाव के तौर पर ये फैसला आया, जिसे मंजूर कर लिया गया है। और आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का। फेसबुक और इंस्टाग्राम का सर्वर इस वक्त डाउन हो गया है। सोशल मीडिया यूजर्स को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया भर में फेसबुक और इंस्टाग्राम ठप हो चुका है और फेसबुक पर अचानक लॉगिन सेशन बंद हो गया, तो वहीं इंस्टाग्राम यूजर्स अपने फीड को रिफ्रेश नहीं कर पा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आलोक राजा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक, अचानक खबर आती है कि फेसबुक का लॉगिन सेशन बंद हो गया है और इंस्टाग्राम की फीड रिफ्रेश नहीं हो पा रही है। दुनिया भर में ये हालात बने हुए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल नितिशा, बता दूं कि जिस तरीके से अभी अचानक हम सब लोग फेसबुक कर ही रहे थे, देख ही रहे थे कि अचानक सबका लॉग आउट हो गया और ऑफिस में भी यहाँ पर सबका, पहले मैंने कई लोगों से पूछा, फिर अचानक देखा, अचानक फिर सोशल मीडिया पे खबर भी आई, तो दुनिया भर में ठप हुआ है फेसबुक का जो यूजर्स है इसके चलते परेशान। और ये करीब 8:55 के आसपास है जो भारतीय समय के अनुसार, और फेसबुक का लॉगिन सेशन अचानक बंद हो गया और जिसके चलते यूजर्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यूजर्स सोशल मीडिया एक्स पर अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं। दरअसल मंगलवार को जब मीडिया साइट्स फेसबुक की दुनिया भर में सेवाएं ठप हो गई और बताया जा रहा है कि इसके पीछे सर्वर के चलते इसकी बताई जा रही दिक्कत, जो तकनीकी की जो टीम बता रही है, और दुनिया भर के तकरीबन 3 लाख फेसबुक और 47,000 इंस्टाग्राम अकाउंट में दिक्कत हो रही है। हालांकि कुछ जगह ये पर चल भी रहा है, लेकिन जिसके चलते अभी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नितिशा, आलोक, क्या इसको लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता हुआ भी दिख रहा है कि आखिर ये क्यों हुआ है? बिल्कुल, अभी फिलहाल ऐसी तो अभी कोई जानकारी नहीं आई, लेकिन जो जानकारी जो है विशेषज्ञ हैं, जो जानकार है, वो यही सर्वर बता रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम भी इसी में शामिल है। अचानक सबके और लॉगआउट जो सेशन था वो अचानक बंद हुआ और डेस्कटॉप पर भी लॉगिन नहीं हो रहा है और मोबाइल तो मोबाइल, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल पर भी सीजन एक्सपायर बता रहा है। बिल्कुल, अगर लॉगिन सेशन बंद हो गया है तो आप चाहे फेसबुक को अपने मोबाइल फ़ोन पर इस्तेमाल करें या फिर लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर, आप उसे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और जाहिर तौर पर आलोक, जब इस तरह की स्थिति बन जाएगी तो आज की सोशल मीडिया एडिक्टेड दुनिया में, या यूँ कहें कि आज की वो जनरेशन जो वर्चुअल वर्ल्ड में रहना ज़्यादा पसंद करती है, उसका बौखलाना, तिलमिलाना, परेशान होना बहुत लाजमी है। लेकिन साथ ही देखिए, फेसबुक के ज़रिए हम दुनिया भर से इस वक्त कनेक्टेड हैं। हमारी बहुत सारी यादें हैं जिन्हें हम फेसबुक के जरिए संजो कर रखते हैं। ऐसे में लोगों का परेशान होना लाजमी है। बिल्कुल नितिशा, आपने सही कहा और आप सोशल मीडिया से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका दर्द भी साफ तौर पर समझ सकती हैं। किस तरीके से फेसबुक और एक्स किस तरीके से जब हुआ है तो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक अभी शॉर्ट आउट चल रहा है, चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं और इससे पहले भी हालांकि कई बार इस तरीके की चीज़ें सामने आई, लेकिन हर बार सर्वर की प्रॉब्लम बताई जा रही है। तो फेसबुक का लॉगिन सेशन अचानक बंद हो गया। यूजर्स लगातार जिस तरीके से सबसे ज्यादा उन्हीं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सोशल मीडिया, बिल्कुल आलोक, इस वक्त सोशल मीडिया बहुत सारे लोगों के लिए आजीविका का साधन भी है। बहुत सारे लोग
सोशल मीडिया के जरिए एक अच्छी रकम कमा पाते हैं, तो ऐसे में लोगों के उन अकाउंट्स पर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? सर्वर की दिक्कत कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगी? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिलती नजर आ रही है? कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी हुई चीजें हैं सोशल मीडिया के। और आज हम बात करते हैं वर्तमान युग सोशल मीडिया का है, हाईटेक युग की बात करते हैं, लेकिन उस समय में जब सारी चीजें इसी पर बेस्ड हैं, एक मोबाइल, जब हम दुनिया के ग्लोबलाइजेशन की बात कहते हैं, सारी चीजें इसी पर बेस्ड है, तो दिक्कतें काफी आ रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक्सपर्ट किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम जो आज आवश्यक अंग बन चुके हैं, सारी चीजें इन पर हैं, इंफॉर्मेशन है। और बड़ी बात यह कि डेस्कटॉप पर भी और अपने मोबाइल पर किसी पर भी लॉगिन नहीं हो रहा है। और ऑफिशियल जो अभी बयान फिलहाल अभी आया है, वो एक्सपर्ट्स का जो तकनीकी जो एक्सपर्ट है, जो टीम है, वो फिलहाल लगी हुई है, वो यही कह रही कि अभी सर्वर की प्रॉब्लम है, सर्वर को दुरुस्त किया जा रहा है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आलोक, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। और फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, मुझे दें इजाजत, लेकिन आप बने रहें TV27 न्यूज के साथ।